नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे हरियाणा चुनावों के नतीजों ने कैसे बदली देश की सियासी तस्वीर। इसलिए आज पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा बीजेपी के वो 10 मास्टर स्ट्रोक जिसने हरियाणा में फिर से कमल खिला दिया है। हम आपको बताएंगे बीजेपी की विक्ट्री प्लान की पूरी इनसाइड स्टोरी आज पूरा सच में। दूसरा मुद्दा होगा कि आखिर जाति जाति चिल्लाने वाली कांग्रेस की सारी 36 जातियों ने मिलकर कैसे बना दी जलेबी, और अब हरियाणा में हार के बाद इंडी गठबंधन के साथी भी कांग्रेस की जलेबी खाने से क्यों कर रहे हैं इनकार। और आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि पीएम मोदी ने आखिर क्यों कहा कि हिंदुओं की जाति बताने वाली कांग्रेस मुसलमानों की जातियों का जिक्र क्यों नहीं करती है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम समाज की जाति व्यवस्था पर क्या कहा था। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो हरियाणा ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। हरियाणा के चुनावी नतीजों ने इस देश की सियासत की जो हवा है उसका रुख मोड़ दिया है। हरियाणा में जो हुआ है उसके दूरगामी परिणाम आने वाले कई विधानसभा चुनाव में दिख सकते हैं। हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद 24 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके नतीजों पर लगातार चर्चा हो रही है। हरियाणा में एक समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की जो हैट्रिक लगाई है उसके कई सियासी संदेश हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी को सिर्फ 99 सीटें मिली थी, जिसे पाकर उन्हें बहुत बड़ा हौसला मिल गया था। अब वो सब हौसला जो है वो हवाई हो चुका है। कांग्रेस के सारे दाव जो कभी जाति के नाम पर, तो कभी पहलवानों के नाम पर, तो कभी किसानों के नाम पर जो कांग्रेस दाव खेल रही थी, वो सब हरियाणा में चारों खाने चित्त हो गए हैं। अब आलम यह है कि कांग्रेस के अंदर खींचतान मची हुई है, और साथ ही साथ इंडी गठबंधन के सहयोगी भी अब कांग्रेस पर वार करने में जुट गए हैं। जब कांग्रेस को अपनी सफाई में कुछ नहीं सूझा तो उसने एक बार फिर ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। लेकिन ईवीएम का रोना और बहाना इतना पुराना और घिस-पिट चुका है कि कांग्रेस को सहानुभूति मिलने के बजाय लोगों की हंसी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज पूरा सच में हमारा मुद्दा कांग्रेस का ईवीएम पर रोना और बहाना नहीं है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में चमत्कार किया तो किया कैसे। आज हम आपको बताएंगे बीजेपी के वो 10 मास्टर स्ट्रोक, साथ ही बताएंगे उस प्लानिंग की इनसाइड स्टोरी जिसने हरियाणा में लगातार तीसरी बार कमल खिला दिया है। यह भी हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ने जाति के जाल को तोड़कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को सियासी जमीन पर हकीकत में कैसे बदल दिया है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन हरियाणा में अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि महज 4 महीने में ही पूरी बाजी पलट दी। आइए अब हम आपको बताते हैं बीजेपी के पूरे 10 मास्टर स्ट्रोक जिसने हरियाणा की सियासत की तस्वीर बदल दी। तो पहला मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का यह था कि हरियाणा में कांग्रेस की पूरी चुनावी रणनीति जहां सिर्फ जाट और दलित वोट बैंक के भरोसे थी, वहीं बीजेपी ने अपने पुराने नारे हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को दोहराया। बीजेपी ने जाट और गैर जाट दोनों जो वोट बैंक है उस पर फोकस किया, मतलब पूरे समाज 36 बिरादरी पर फोकस किया। हरियाणा में बीजेपी को ओबीसी का जबरदस्त समर्थन मिला, जिनकी आबादी राज्य में करीब 35% है। वहीं चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जो जाटों का गढ़ था उसमें भी घुसपैठ कर ली। जाटों की आबादी हरियाणा में करीब 22% बताई जाती है, और जाट बहुल 25 सीटों में से 14 पर बीजेपी ने जीत हासिल करी। और विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। यह एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद
एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी था, चाहे सरकार ने कितने भी काम क्यों ना किए। 2.5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और खट्टर को सीएम पद से हटाते ही एंटी इनकम्बेंसी का असर काफी हद तक कम हो गया। और वही लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव की वजह से नए सीएम सैनी को सिर्फ 56 दिन ही काम करने का मौका मिला। जाहिर है इसकी वजह से कांग्रेस सीधे सैनी पर कोई आरोप नहीं लगा पाई, समय कम था सैनी के पास क्योंकि, और सैनी की साफ छवि और उन तक आम लोगों की जो पहुंच है इसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपने 4 मंत्रियों समेत 14 विधायकों के टिकट काट दिए, नए चेहरों को मौका देने की कोशिश की। इससे भी एंटी इनकम्बेंसी खत्म हुई। इन 14 सीटों में से जहां पर बीजेपी ने अपने विधायक बदले थे, बीजेपी ने 12 सीटें जीती। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और बीजेपी ने कुल 60 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया था। इनमें से 34 उम्मीदवार चुनाव जीत गए, यानी नए चेहरों पर दाव सक्सेसफुल रहा बीजेपी का यह आइडिया। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ही मिली थी। इस झटके से बीजेपी ने तेजी से सबक सीखा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर तत्काल काम करना शुरू कर दिया। टिकट वितरण में बीजेपी बहुत आगे रही। वहीं पहले से ही बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया। बीजेपी ने चुनावी रैलियों का सिलसिला भी पहले शुरू किया, यानी बीजेपी बहुत तेज थी, चुनाव आते ही उसके पहले से लगभग काम शुरू कर दिया था। और कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने आखिरी समय तक आते आते बड़े नेताओं के बीच एकजुटता हासिल कर ली थी। कहा जा रहा था दोनों पार्टियों में फूट है, लेकिन बीजेपी ने एकजुटता को आखिरी में हासिल कर दिया और पूरी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती नजर आई बीजेपी। और हरियाणा में बीजेपी के 4 प्रभारी थे, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव, सुरेंद्र नागर और सतीश पूनिया। इन चारों नेताओं ने सीटों को आपस में बांटा और अपने प्रभार की हर सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट किया और इसकी देखरेख सीधे अमित शाह जी कर रहे थे। और बीजेपी को हरियाणा चुनाव में दलित वोटों का भी भरपूर साथ मिला। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 22% बताई जाती है। एससी समुदाय के लिए यहां पर 17 सीटें रिजर्व हैं, जिनमें से 8 पर बीजेपी के दलित उम्मीदवार चुनाव जीते। और हरियाणा ऐसा राज्य है जहां से बड़ी संख्या में युवा जो है वो भारतीय सेना में जाते हैं और इसी वजह से कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाने की यहां पर कोशिश की थी और बीजेपी ने इसी मुद्दे को अपने फायदे में बदल दिया। भाजपा ने चुनावी वादा किया कि हर अग्निवीर जो रहेगा युवक, उसको बाद में पेंशन वाली सरकारी नौकरी दी जाएगी। और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैलियों में इसका भरोसा दिलाया। और कांग्रेस दूसरी तरफ अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई भी ठोस वादा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अग्निवीर का जो उसका बाण था वो फेल हो गया। और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव के बीच में ही सरकारी नौकरियों को लेकर सिफारिशें बातें और कहनी शुरू कर दी। कांग्रेस के कई उम्मीदवार ने तो कोटा तक फिक्स कर दिया किसको कितनी नौकरी मिलेगी। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और कहा कि उसके शासन में, जब उसकी सरकार है, तब सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची यानी सिफारिश और रिश्वत का सिस्टम खत्म हो गया है। ध्यान रहे कि हरियाणा में 18 से 39 साल के पूरे 94 लाख से ज्यादा वोटर हैं और बीजेपी इन्हें साधने में पूरी तरह से कामयाब रही। और हरियाणा में किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने हरियाणा के किसानों से वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आती है तो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। और बीजेपी के इस चुनावी वादे पर किसानों ने भरोसा दिखाया और नतीजा आपके सामने है। बीजेपी ने चुनावी प्रचार में भी बाजी मारी। बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 बड़ी रैलियां की, जिनमें से 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 से ज्यादा सभाएं की और साथ ही बीजेपी के 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने पार्टी के लिए वोट मांगे। वहीं कांग्रेस ने केवल 70 सभाएं की और इस चुनाव में कांग्रेस की इन 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां बहुत भारी पड़ी। तो ये 10 मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के थे जहां पर कांग्रेस फेल हो गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी विस्तार से बताया कि हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में पार्टी को कैसे सभी वर्गों का साथ मिला, सभी जातियों का साथ मिला। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने
किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उनसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि दलितों का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है और हरियाणा में भी कांग्रेस ने यही किया। आइए सुनते हैं एनडीए के नेताओं का इस बारे में क्या कहना है। कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये। इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। एक कर्नाटक में चला है, एक तेलंगाना में चला है, और अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। अब इनका झूठ राजस्थान ने ठुकरा दिया है, मध्य प्रदेश ने इनके झूठ को ठुकराया है और छत्तीसगढ़ ने इनके झूठ को ठुकराया है। अब हरियाणा के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। अगर विश्लेषण करें तो वहाँ सबसे बलिष्ठ जाति जाट होते हैं और कांग्रेस वालों ने जाट की राजनीति किया और जाट की राजनीति करने के फलस्वरूप बाकी जितनी जातियां हैं जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, सब एक होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया। तो हरियाणा के चुनावी नतीजों पर देश के सभी राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि बीजेपी की इस जीत में आरएसएस का भी काफी अहम रोल है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस ने हरियाणा चुनाव के दौरान ऐसे समय में सक्रिय भूमिका निभाई जब बीजेपी को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। आइए समझते हैं कि आरएसएस के एक्टिव होने से बीजेपी को कैसे हरियाणा में फायदा मिला। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए खराब रहे थे, सभी को मालूम है, और इसके बाद से ही आरएसएस और उसके कार्यकर्ता जमीन पर सक्रिय हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जुलाई में हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में बैठक हुई थी। इस बैठक में हरियाणा में जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया और बीजेपी की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी कमजोर हो सकती थी, ऐसा अनुमान था। इसलिए आरएसएस ने ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंचने का कार्यक्रम शुरू किया और इस काम में हर जिले में 150 स्वयंसेवकों को लगाया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित कई प्रमुख नेता आरएसएस के जो थे वो चुनाव के बीच हरियाणा आए। इसके अलावा आरएसएस ने 1 से 9 सितंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90 बैठकें की और पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण मतदाताओं के साथ भी 200 के करीब बैठकें की। और चुनाव के दौरान आरएसएस का कैडर जो था वो जमीन पर सक्रिय नजर आया। हरियाणा चुनाव में आरएसएस बीजेपी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। हालांकि पांचजन के संपादक हितेश शंकर का यह मानना है कि संघ चुनाव या राजनीति के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। संघ को देखना, उसकी सक्रियता को देखना है तो 365 दिन देखना पड़ेगा। चुनाव की आचार संहिता के बाद यदि आप केवल देखेंगे तो उससे बात नहीं बनती, क्योंकि संघ एक समाज के साथ काम करने वाला संगठन है। वो किसी राजनीतिक दल के साथ काम नहीं करता। हाँ, मगर राष्ट्रीय विचार का कोई मुद्दा है और उस पर चर्चाएं चल रही हैं तो संघ में भी वो चर्चाएं चलती हैं, स्वयंसेवक भी उन पर बातचीत करते हैं। और जो लगातार उस विषय पर काम कर रहे हैं वो अगर उन चर्चाओं से दूर हो जाएंगे तो काम कैसे होगा। उन लोगों ने उन चर्चाओं को तार्किक रूप से लोगों के सामने रखने में वो सफल हुए। दरअसल हरियाणा में अपनी सरकार की वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, लेकिन इसकी कई वजह हैं।
कुछ तो बेहद साफ हैं। तो आखिर वो कौन सी वजह रही जिसने हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा, साफ तो नहीं कहेंगे लेकिन खेल तो बिगाड़ी दिया। सबसे बड़ी वजह की बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना महंगा पड़ा। हाईकमान से खुला हाथ, खुली छूट मिलने के बाद हुड्डा ने ना सिर्फ अपने समर्थकों को टिकट बांटे खुलकर, बल्कि शैलजा, जो कुमारी शैलजा के जो समर्थक थे, उनको बहुत कम सीटें देकर साइडलाइन कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस की कला सार्वजनिक मंचों पर साफ सामने आ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की लड़ाई का भी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा और राहुल गांधी ने शैलजा और हुड्डा के हाथ तो मिलवा दिए, मगर वो दिल नहीं मिलवा सके और शैलजा की नाराजगी और टिकट बंटवारे में उनके समर्थकों को जगह नहीं मिलने के चलते शैलजा ने प्रचार से दूरी बना ली, क्योंकि वो हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी दलित नेता हैं। ऐसे में उनके समर्थकों में अच्छा संदेश नहीं गया। कुमारी शैलजा के इस अपमान को दलितों ने अपने अपमान से जोड़कर देखा और विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक कांग्रेस से दूर चला गया। वहीं मौजूदा विधायकों का टिकट नहीं काटने का फैसला भी कांग्रेस को काफी भारी पड़ा। कांग्रेस को 2019 में 90 में से 31 सीटों पर जीत मिली थी और उनमें से 26 विधायकों को फिर से टिकट मिला, लेकिन इनमें से सिर्फ 12 ही चुनावी जीत हासिल कर पाए। यानी कांग्रेस को चेहरे बदलने चाहिए थे। कांग्रेस हरियाणा में जीत को लेकर अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस में थी और इसी वजह से उसने बिना गठबंधन अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और ऐसे में सत्ता विरोधी वोटों का बिखराव हुआ, बंटवारा हुआ और आम आदमी पार्टी भी वोट बंटवारे का एक कारण बनी, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जिसने कांग्रेस की नैया को और भी डुबोने का काम किया। और इन सब के अलावा हरियाणा की जनता को कांग्रेस के चुनावी वादों पर भरोसा नहीं हुआ। जनता को पता था कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी का क्या हश्र हुआ है। खासकर हरियाणा के पड़ोसी जो राज्य है, हिमाचल की आर्थिक बदहाली और कर्नाटक का भ्रष्टाचार लगातार लोगों के सामने आ रहा था। रही सही कसर जो थी वो राहुल गांधी ने पूरी कर दी। विदेशी धरती पर देश का अपमान कर आए, वो अपमान कर दिया विदेशी धरती पर उन्होंने देश का, और आरक्षण समाप्त करने वाला बयान भी दे दिया। तो हरियाणा पहुंचने के बाद उन्होंने प्रदेश के युवाओं की तुलना डंकी से कर दी और तो और रही सही कसर जलेबी की फैक्ट्री वाले बयान ने पूरी कर दी और इस तरह खुद कांग्रेस की जलेबी बन गई। आइए सुनते हैं इस विषय पर पांचजन के संपादक हितेश शंकर का क्या कहना है। शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के बीच में जो रस्साकशी थी उसकी चोट निसंदेह पार्टी को लगी है। इस खींचतान की वजह से ही आज कांग्रेस अगर धड़ाम गिरी हुई दिखाई देती है, मुंह के बल गिरी हुई दिखाई देती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण भी है। और वो मुझे लगता है कि जो समाज की बात थी उसके ऊपर एक राजनीतिक विमर्श थोपने की कोशिश की गई। चाहे एक पार्टी का लीडर विदेश में जाता है, वो सिखों को अलग तरीके से लांछित करने की कोशिश करता है, भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर बताने की कोशिश होती है, न्यायपालिकाओं के प्रति अविश्वास की बात होती है। ये बात एक पार्टी का नेता तो कर रहा है, मगर जनता के मन में ये बात नहीं जा रही। जनता इससे सहमत नहीं है और जनता की असहमति कांग्रेस के विचार के साथ है और उससे भी ज़्यादा अराष्ट्रीय विचार के साथ ये समाज नहीं जा सकता, ये मोहर उस पर भी है। तो जाति जाति चिल्लाने वाली कांग्रेस की हरियाणा की जो 36 बिरादरियों ने मिलकर जलेबी बना दी, जिसके बाद अब इंडी गठबंधन के साथी ना सिर्फ कांग्रेस की जलेबी में चाशनी कम होने, बेस्वाद होने और ज्यादा गर्म होने की शिकायत कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी जैसे दल तो कांग्रेस की जलेबी खाने से ही इनकार कर रहे हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा।
तो अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस की जब हरियाणा में हार हुई तो उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस ने हार का ठीकरा हमेशा की तरह ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो चुनावी नतीजे थे वो एक साथ आए, लेकिन दोनों परिणामों को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का फर्क दिखा दिया। जहां जीते वहां तो लोकतंत्र की जीत और तरह तरह के लच्छेदार जुमले, लेकिन जहां हार गए वह जनादेश का सम्मान तो दूर, उसे ना स्वीकार करने का अहंकार कांग्रेस के अंदर दिखा। जीत गए तो ईवीएम ठीक, हार गए तो सारा दोष ईवीएम का। आइए सुनते हैं एनडीए के नेताओं का इस पर क्या कहना है। स्वीकार नहीं करते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए हैं, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। कांग्रेस हारती है, मैं चाहूंगा ना कि बताएं इस तरीके के आरोप वो और उन्हीं का सहयोगी दल एनसी लगाए ना जम्मू कश्मीर में। एक समय में 2 राज्यों में चुनाव होते हैं, एक राज्य के परिणाम आपके हिसाब से तो वहाँ सब कुछ सही, वहाँ ना तंत्र वहाँ से लोकतंत्र, और जहाँ पर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आते हैं वहाँ पे तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। ये सोच गलत है। और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ जब तक सही मायनों में हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और आत्ममंथन नहीं करेंगी तब तक चुनाव दर चुनाव यही परिणाम आते रहेंगे। तो चुनाव से पहले और वोटिंग के बाद और एग्जिट पोल पर, यानी तीनों दौर चरण थे चुनाव के जो होते हैं, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने बाजी मार दी। कांग्रेस की जीत का दावा कई राजनीतिक विश्लेषक, कई राजनीतिक पंडित कर रहे थे। इन्हीं में से एक थे योगेंद्र यादव, जो अक्सर बीजेपी की हार की भविष्यवाणी करते रहे और हरियाणा में भी उन्होंने यही किया था। लेकिन जब नतीजा आया तो वो खुद हैरान रह गए। आइए सुनते हैं कि योगेंद्र यादव ने चुनाव के दौरान क्या कहा था और नतीजों के बाद क्या कहा। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब हवा है, आंधी है, उससे ज्यादा है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था। ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पीएम मोदी ने आखिर क्यों कहा कि हिंदुओं की जाति बताने वाली कांग्रेस मुसलमानों की जातियों का जिक्र क्यों नहीं करती। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहकर कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि अगर उसे सामाजिक न्याय की चिंता है तो वो मुसलमानों की जातियों का जिक्र कभी क्यों नहीं करती है। पीएम ने जो कहा है वो ध्यान से सुनने वाली बात है। वो कहते हैं कि वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा को लांघने को तैयार रहने वाली कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकती है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं के बीच नफरत फैलाने का फॉर्मूला गढ़ा है और सत्ता में आने के लिए बेताब कांग्रेस ने हिंदुओं के बीच नफरत फैलाने को ही अपना हथकंडा बना लिया है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा
कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो आज मुसलमानों के अंदर मौजूद जाति व्यवस्था पर जो आज कटु शब्द कहे हैं, करीब करीब यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी 40 के दशक में कही थी। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय मुसलमानों में मौजूद जाति प्रथा, ऊंच नीच और छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि इस्लाम का जन्म समानता के सिद्धांत पर हुआ है, लेकिन भारत तक पहुंचते पहुंचते इस्लाम के अंदर भी जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की सामाजिक बुराई शामिल हो गई है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मशहूर पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के 10वें अध्याय में इस्लाम में मौजूद जाति प्रथा और उसकी कुरीतियों की जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब के 10वें अध्याय के पेज नंबर 228 पर लिखते हैं कि हर व्यक्ति यही अनुमान लगाता है कि इस्लाम दास प्रथा और जाति प्रथा से मुक्त होगा। गुलाम प्रथा जब मौजूद थी तब इसे ज्यादातर समर्थन इस्लाम और इस्लामी देशों से ही मिलता था। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि मुसलमान दो तरह के समाजों में बटे हुए हैं, पहला अशरफ और दूसरा अजलफ। अशरफ का मतलब होता है कुलीन, यानी वो उच्च कुल में पैदा हुआ हो जिसमें विदेशियों यानी अरबों के वंशज जैसे उसमें पैदा हुआ हो, या ऊंची जाति स्वर्ण से धर्मांतरित हिंदू शामिल है इसमें उच्च वर्ग में मुसलमानों की। और अंबेडकर के मुताबिक बाकी दूसरे मुसलमान जिनमें व्यावसायिक वर्ग और निचली जातियों के धर्मांतरित शामिल हैं, उन्हें अजलफ अर्थात नीचा यानी निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है। कुछ स्थानों पर तीसरा वर्ग अर्जल भी है जिसमें आने वाले व्यक्ति सबसे नीच समझे जाते हैं। उनके साथ कोई भी अन्य मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और ना उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। और मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी सामाजिक वरीयता और जातियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर व्यक्ति को अपनी जाति का नाम कायम रखना पड़ता है जिसमें उसने जन्म लिया है, और अगर वो अपनी जाति से अलग कोई दूसरा पेशा अपना लेता है तब भी उसे उसी समुदाय का माना जाता है जिसमें उसने जन्म लिया था। जैसे हजारों जुलाहे कसाई का धंधा अपना चुके हैं लेकिन वो जुलाहे ही कहे जाएंगे। और मुसलमानों में जाति प्रथा ही नहीं बल्कि छुआछूत भी प्रचलित है। और इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि निसंदेह भारत में मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज की तरह सामाजिक बुराइयों से अछूता नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन नामक पुस्तक में। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।